प्यारे बच्चों नमस्कार। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोग समझेंगे और उसके फंडामेंटल कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज एनोवा क्या है, टाइप ऑफ एनोवा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनोवा क्या है, उन सबको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि एनोवा हम कब अप्लाई करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए एनोवा क्या है स्टूडेंट, पहले आप समझो कि एनोवा हम अप्लाई कब करते हैं। जब ग्रुप का सैंपल साइज मतलब ग्रुप जो हो दो से बड़े हो, दो से बड़े ग्रुप में आप अगर कंपैरिजन हो रहा है तो उस टाइप पे हम लोग वहां पे एनोवा को अप्लाई करते हैं। सबसे पहली कंडीशन यही है कि ग्रुप जब दो से बड़े हो, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उस टाइप में अगर उनके बिटवीन हमको कंपैरिजन करना हो तो हम लोग एनोवा को अप्लाई करते हैं। दूसरा, व्हाट इज एनोवा डिस्कशन आता है, कभी कभी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज एनोवा, डेवलप किसने किया, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप ऑफ एनोवा क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है, हर एक कंसेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एनोवा का कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज एनोवा? इंट्रोडक्शन। द एनोवा इज ए स्टैटिकल टेक्निक which can be used to make comparison among more than two group। बहुत इंपॉर्टेंट इस इधर कंपेरिजन कहा कि दो से अधिक अगर ग्रुप हैं तो वहां पर एनोवा को अप्लाई किया जाता है। समझ में आ रही बात आपको? एनोवा इज ए स्टैटिकल टेक्निक which can be used to make comparison among more than two groups। समझ में आई बात? पहला फंडामेंटल कंसेप्ट कि व्हाट इज एनोवा। तो एनोवा आपका यही है, क्या है? स्टैटिकल टेक्निक है। एनोवा वाज डेवलप्ड बाय आर ए फिशर। आर ए फिशर कोई साइंटिस्ट रहे होंगे जिनका नाम उन्होंने डेवलप किया। एंड इंग्लिश एग्रीकल्चरिस्ट थे हु मेड एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ दिस स्टैटिकल टेक्निक इन हिज एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने उसको डेवलप किया था एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट के लिए। लेटर ऑन बाद में दिस टेक्निक वाज अप्लाइड टू अदर एरियाज एज वेल। This technique is suitable for experimental work. Today we find its application in a large number of experimental design in natural and physical sciences। बहुत जगह अब इसका यूज होने लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एरिया में। अब इसको हम लोग, पहले इसको किसको डेवलप किया गया था? एग्रीकल्चर के लिए, बट अब ये अलग अलग एरिया में भी यूज होने लगे हैं। टाइप ऑफ एनोवा, व्हाट इज? देयर आर टू टाइप्स। There are two types। क्या? एनोवा वन वे, एनोवा टू वे। बहुत इंपॉर्टेंट, एनोवा वन वे। तो हम इस लेक्चर में एनोवा वन वे के क्लासिफिकेशन को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज एनोवा वन वे? जब कभी आप कोई वर्क कर रहे हो और वहां पे सिर्फ एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है चेंज होने के लिए, वन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पर आप एनोवा वन वे की बात करेंगे। ठीक है। एनोवा टू वे की बात करेंगे तो एनोवा टू वे की बात अगर हम करते हैं तो एनोवा वहां पे क्या होगा? टू वे, मतलब दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए एनोवा टू वे के लिए। तो ये एक छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनको आप समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए एनोवा वन वे, व्हेन वन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इफेक्ट, तो वहां पे एनोवा वन वे को अप्लाई किया जाता है। अब हमको बात करनी है इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ एनोवा वन वे, इट मीन्स कि हम कैसे वर्किंग करेंगे, जैसे कैसे किस तरह पे वर्क करें कि हमारा एनोवा वन वे से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कर सकें। क्लासिफिकेशन तो मैं एक नॉर्मली मान के चल रहा हूं, मैं 3 ग्रुप्स लेके चल रहा हूं, एक 3 ग्रुप कंसिडर कर रहा हूं और उन पे एक फोकस करेंगे। हम n ग्रुप नहीं लेके चल रहा हूं, मैं 3 ग्रुप लेके चल रहा हूं जिससे आपको पैटर्न समझा सकूं। आप 3, 4, 5 जो भी ले सकते हो, लेना चाहे आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम मान लीजिए 3 ग्रुप को कंसीडर करते हैं। एनोवा के लिए मैं एक 3 ग्रुप ABCD लेता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स रहेंगे। ठीक है, हियर एंड हियर मान लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से। तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे। यहाँ पे लीजिए A, ये B है आपका और ये C है, या XYZ जो भी कंसिडर करना आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए, ऑब्जर्व जो एलिमेंट दिए होंगे A11, A12, A13,
फिर ये 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3। ये क्या होगा बेटा, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उस ग्रुप में, ग्रुप ए में 3 एलिमेंट्स ले लिया, ग्रुप बी में 3 एलिमेंट्स है, ग्रुप सी में भी आपका 3 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मोर देन हो सकते हैं, डजंट मैटर्स, ठीक है। हमको सिर्फ वर्किंग प्रोसीजर को समझना है। जब एनोवा वन वे हम अप्लाई करेंगे तो सारा काम कॉलम के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे? कॉलम के थ्रू आपको वर्क करना है, ठीक है। एनोवा वन वे आपको कॉलम्स के थ्रू वर्क करना होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रो के थ्रू कार्य आपको नहीं करेंगे। एनोवा वन वे कहाँ काम वर्किंग में होगा? कॉलम के थ्रू, ठीक है, वन में। तो वन में जब अप्लाई करेंगे तो यहां पर हम लोग एक कॉलम्स अप्लाई करते हैं, टोटल का बनाते हैं, ठीक है, टोटल, दैट इज इंपॉर्टेंट। टोटल यहां पे हो जाएगा समेशन ऑफ C1, इसको समेशन ऑफ C2 और इसको करते हैं हम लोग समेशन ऑफ C3। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलम्स। ये पहला कॉलम रिप्रेजेंट करता है C1 को, ये दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट करता है C2 को, तीसरा ये आपका C3 का। कॉलम हमेशा ऊपर वाला जो वर्टिकल्स लाइन है ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो C1 C2 C3 उनका सम, और इधर एक आप निकालेंगे T, दैट इज द T, टोटल्स। ये आपका पहला कंसेप्ट होगा। जब कभी भी क्वेश्चन होगा एनोवा वन वे का या टू वे जो भी होगा, तो पहले आपको टोटल फाइंड आउट करना है और T को फाइंड करना है। अब बात आती है कि इसमें वर्किंग सोल्यूशन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोल्यूशन आपका ये क्वेश्चन का पार्ट है। सोल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आप क्या प्रोसीजर लिखते हो? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस देखिए 3 ग्रुप है ये, चूंकि ये वेरिएंस बेस्ड प्रॉब्लम्स होता है, बट यहाँ पे मीन के ही वर्क लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस अगर 3 लिया है, H0, μ1 μ2 एंड μ3, ध्यान रखिएगा, μ1 μ2 μ3। अगर नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है तो उतने ही नंबर ऑफ उसके मीन्स हो जाएंगे। μ1 क्या है? ग्रुप मीन ऑफ दिस, μ2 मीन ऑफ सेकंड ग्रुप, μ3 क्या है? मीन ऑफ थर्ड ग्रुप। और नल हाइपोथेसिस क्या होता है? कहता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, जो भी ग्रुप्स अमंग ग्रुप्स। तो पहला तो यही कहता है कि उनके जो ग्रुप्स होंगे उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, सो दैट इज द नल हाइपोथेसिस। आफ्टर अब आप लिखते हो अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है? सिंबल, सीधा सीधा आपका टास्क है कि यहाँ पे H1 होगा सिंबल, और ये जो मीन्स है ये आपस में इक्वल्स नहीं होंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है इसके लिए, एक एक स्टेप है, नंबर 1 by 1 1 by 1 1 2 इससे याद करना है आपको। पहला हमको फाइंड करना होता है ग्रांड टोटल। क्या फाइंड करते हैं बेटा? ग्रांड टोटल, ठीक है। पहला ग्रांड टोटल इट मींस T होता है। सो T इज इक्वल टू, अब निकालने के तरीके हैं, समेशन ऑफ C1 प्लस समेशन ऑफ C2 प्लस समेशन ऑफ C3 कर दीजिए। अदरवाइज जो समेशन ऑफ AIJ कर लीजिए। AIJ का मतलब है ये जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनका सम कर देंगे तो भी निकल जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो समेशन ऑफ AIJ या फिर जो भी वर्कआउट है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A21 प्लस A22 प्लस A23 एंड नेक्स्ट A31 प्लस A32 प्लस A33 एंड सो ऑन। आगे और भी अगर हैं तो इनको हम सम करने का प्रयास करेंगे। पहला आपका हो गया T। दूसरा हम लोग फाइंड करते हैं स्टूडेंट करेक्शन फैक्टर। क्या फाइंड करते हैं? करेक्शन फैक्टर, ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। करेक्शन फैक्टर क्या फाइंड करेंगे? करेक्शन फैक्टर, और इसकी वैल्यू होती है T²/n। n क्या है? जितना टोटल नंबर आपके पास डेटा होगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी करेक्शन फैक्टर। और थर्ड इज द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम फाइंड करते हैं TSS, टोटल सम स्क्वायर, ठीक है, दिस इज टोटल सम स्क्वायर। समझ में आई बात? क्या फाइंड करते हैं? टोटल सम स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर कह सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत फंडामेंटल रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसको लिख सकते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ AIJ होल स्क्वायर माइनस T²/n। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? AIJ का मतलब है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है,
कहीं की बुक्स में आपको OIZ भी लिखा, ओ मतलब ऑब्जर्व, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आप अपने हिसाब से इसको रीअरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है A11 का होल स्क्वायर, फिर A12 का होल स्क्वायर प्लस A13 होल स्क्वायर, पहला ब्रैकेट, प्लस दूसरा A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर, नेक्स्ट ईयर A31 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस टी स्क्वायर अपॉन एन, दिस इज द करेक्शन फैक्टर, सब में आपको माइनस करना है, ये आपका एलिमेंट्स है, इन सब का स्क्वायर करना है आपको और फिर आपस में ऐड कर देना है और उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है। हम लोग क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं, एनोवा वन वे का, समझ में आ रही बात आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट, TSS। अगला जो चौथा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम लोग फाइंड करते हैं CSS, कॉलम सम स्क्वायर, कॉलम सम ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो देखिए कॉलम सम स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, फार्मूला समेशन ऑफ CI या C1 कर सकते हो, C1 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस समेशन ऑफ C2 का होल स्क्वायर अपॉन N2 प्लस समेशन ऑफ C3 होल स्क्वायर अपॉन N3 और माइनस टी स्क्वायर अपॉन N। ये दो तीन ग्रुप है, अगर ज्यादा होंगे तो फिर अब C4 आ जाएगा, C5 आ जाएंगे, जो नंबर ऑफ ग्रुप पे डिपेंड करता है, समझ में आ रही बात है। यहाँ पे मैं सिर्फ वर्क किस पे कर रहा हूँ, 3 ग्रुप्स के लिए कर रहा हूँ, N ग्रुप के लिए आप कर सकते हो, जो भी हो सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। N1 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम, ठीक। इसी तरह N2 क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड कॉलम, और N3 क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज CSS आपका कॉलम सम स्क्वायर। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट पांचवा जो हमारे पास आता है ESS आता है, एरर सम स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखते हैं एरर सम ऑफ स्क्वायर, दैट इज अ फुल फॉर्म। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, TSS में से CSS को माइनस कर देते हैं, टोटल सम स्क्वायर में से आप CSS को माइनस कर दो, ESS निकलेगा। इसको आप ड्यू टू एरर भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्यू टू एरर कहा जाता है, विद इन सैंपल कहा जाता है, ये सब इसके कीवर्ड है, क्या कहते हैं, दिस इज ड्यू टू एरर। जब टेबल बनाएंगे तो इसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, ड्यू टू एरर या विद इन सैंपल, ठीक है बेटा। और जो आपका CSS होगा इसको हम लोग कहते हैं बिटवीन सैंपल, इसमें क्या कहते हैं आप, बिटवीन सैंपल, दैट इज द कीवर्ड है जब टेबल्स के फॉर्मेट में आएंगे। तो पहले पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि पहले हम लोग एक एक पॉइंट को क्या क्या समझते हैं। पहला आपको ग्रांड टोटल T फाइंड करना है, दूसरा करेक्शन फैक्टर फाइंड करना है, तीसरा TSS फाइंड करना है, चौथा आपको CSS कॉलम सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जब हम वन वे की बात कर रहे हैं। जब टू वे बात करेंगे तो RSS उसमें एक और पॉइंट इंक्लूड होगा, बट टू वे की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। पांचवा आपको जो है पॉइंट्स आपको ESS फाइंड करना है, एरर सम स्क्वायर। उसके बाद अब आपको टेबल को क्रिएट करना है, क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। टेबल ही मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप टेबल क्रिएट कर पाओगे तो देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो टेबल पे हम बात करते हैं। आइए देखिए टेबल कैसे बनेगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि हम लोगों को टेबल किस तरह से रीअरेंज करना है, तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पे फोकस करने के लिए। तो पहले हम एनोवा वन वे का टेबल बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझो आप, पहले आता क्या है, पहले आता है हमका SB आता है, इसको हम लोग करते हैं सोर्स ऑफ वेरिएंस, सोर्स ऑफ वेरिएंस पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट्स को मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा, सोर्स ऑफ वेरिएंस। दूसरा आता है SS, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर। तीसरा आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF इसको लिखा जाता है, इसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। और चौथा हमारे पास आता है MSS, मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर।
और जो पांचवा आता है एफ रेशियो। ध्यान समझना, हर एक कब टेबल में इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग शॉर्ट फॉर्म को लिखेंगे, बट अभी इस लेक्चर में इसमें हम लोग बेसिक समझ रहे हैं तो हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला जो सोर्स ऑफ वेरिएंस है, इसको अब हम लोग सोर्स ऑफ वेरिएंस में हम लोग कहां से कौन सी चीज आ रही है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पहला बिटवीन सैंपल लिखते हैं। बिटवीन क्या लिखेंगे? सैंपल, यहीं से तो आ रहा। बिटवीन सैंपल यहाँ कॉलम्स के थ्रू है तो कॉलम बिटवीन सैंपल हो जाएगा। दूसरा आप लिखते हैं ड्यू टू एरर, ड्यू टू एरर या विद इन सैंपल, ठीक है, या आर लिख सकते हो विद इन सैंपल, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिटवीन या विद इन, तो बहुत फंडामेंटल है, इसको आप समझ सकते हो एक एक करके। अगला जो कंसेप्ट होगा, अब बिटवीन सैंपल होता क्या है? ये होता है सीएसएस। क्या होता है? सीएसएस। और ये क्या होता है? ड्यू टू एरर ईएसएस होता है। इसकी वैल्यू लिखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, C-1 होता है। C क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। C क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। और ईएसएस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है N-C, टोटल नंबर ऑफ डेटा, और जो भी ऑब्जर्व डेटा होंगे और उसमें कॉलम को माइनस कर देंगे N-C। मेन फोकस ऑफ पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट को बहुत जरूरी से समझना। ये जो आपके पास दिया हुआ है MSS क्या है, तो MSS, और ये जो कॉलम के थ्रू कर रहे हैं तो इसके साथ आगे हम लोग C को लगाएंगे, ठीक। और यहां पे ESS है तो यहां पे आएगा MSSE। अब इनकी वैल्यू को लिखना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें से इसी को डिवाइड करना है, इसके जो सोर्स ऑफ CSS है, CSS में इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड कर देंगे, मतलब CSS अपॉन C-1। और अगला MSS, तो यहाँ पे ESS अपॉन का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? N-C, तो N-C। F रेशियो क्या होगा? अब इन दोनों का रेशियो होगा F इक्वल टू MSSC बटे में MSSE। ये आपका F रेशियो की वैल्यू होगी। तो टोटल ये कंप्लीट टेबल इतना ही हमारा है। पहला सोर्स ऑफ वेरिएंस का कॉलम, उसमें आप क्या लिखोगे? बिटवीन सैंपल या ड्यू टू एरर, दो चीजें हो गई। CSS ESS कहां से आया है, उनका मीनिंग क्या है बिटवीन सैंपल का, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। फिर MSS क्या है? MSSC, C का मतलब कॉलम के थ्रू वर्क है, R लिखेंगे रो के थ्रू, E का मतलब एरर के थ्रू आपका वर्कआउट कर रहे हो। CSS अपॉन उसके C-1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना है। F रेशियो MSSC अपॉन MSSE हो जाएगा फंडामेंटल। अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट, रिजल्ट को लिखना, ठीक। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले तो कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी है तो दैट इज इंपॉर्टेंट। कैलकुलेटेड वैल्यू जो FCAL है ये आपका क्या है? MSSC बटे में MSSE है ये, ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे टेबुलर वैल्यू, दूसरा दिस इज द टेबुलर वैल्यू। F अल्फा होता है और इसको निकालने का तरीका है C-1 और N-C, ठीक। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप उसका टेबल देखोगे तो इस टेबल में आता है ये μ1 होगा और ये μ2 होगा। μ1 μ2 के हिसाब से F रेशियो का टेबल होता है, उससे हम इस वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा μ1 और μ2, तो C-1 और N-C, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? इस C-1 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका? कॉलम के थ्रू, और N-C डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ड्यू टू एरर। और इन पे वैल्यू देख लेंगे, जो भी होगा आपको फाइंड आउट होगा F अल्फा। अब नेक्स्ट होता है रिजल्ट। तो अगर अब पहले ही आपको पता है पुराना ओल्ड F कैलकुलेटेड आपका क्या है, अगर टेबुलर वैल्यू से कम है तो आपका H0 क्या होगा? H0 इज एक्सेप्टेड। एंड F कैलकुलेटेड अगर ग्रेटर देन है F अल्फा से, H0 इज रिजेक्टेड। इतना ही फोकस ऑफ पॉइंट है और कुछ है नहीं इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट ये फाइंड आउट करें। तो एक एक प्रोसीजर को आपको समझना है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन हम लोग इस पे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए एनोवा का जो टेबल है इसी फॉर्मेट का होगा। ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है इस तरह से जो फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे तो एक एक करके स्टूडेंट समझेंगे। देखिए कह रहा है कि ये μ1 और ये μ2, नीचे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जो ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे μ1 और μ2 की बात की है, ये μ1 और μ2, तो हम लोग इस वैल्यू को देखेंगे। किसी तरह भी जो वैल्यू आपको देखनी होगी
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे μ1 ऊपर इस साइड में देखना है आपको, μ1 देखना है और इधर आपको क्या देखना है, μ2 देखना है। दो वैल्यू यहाँ पे दी है एट 5% और 1%, तो ऊपर वाला 5% पे है और नीचे और 1% पे है। तो जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू चेंज देखने का प्रयास करेंगे। नॉर्मली 5% पे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर कुछ दिया है तो फिर उस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे 1% या 5%। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, तो कह रहा है कि द 3 सैंपल गिवन बिलो have been taken from normal population with equal variance, ठीक है। Test the hypothesis at 5% level of significance such that population mean are equals, आपको चेक कट करना है। given that 212 की वैल्यू दी है 212, तो अब 212 पर 3.88 दिया है जैसे यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे 212 पे हमको देखना है। जैसे यहाँ पे आपका ये 12 है और 12 इसे वर्टिकल देखना है, 12 कहाँ आपका है, यहाँ पर है। तो 2 और 12 की वैसे सीध में देखिए ये वैल्यू दी है 5% पर, ये वैल्यू आपको दिया है 3.88 दिया हुआ है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से वैल्यू को हमको देखने का प्रयास करना होगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि वैल्यू कैसे राइट अप करना है आपको। तो ये ध्यान रखना है, हर एक टाइप में अलग अलग कंसेप्ट के अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको इस पर फोकस आउट करके वर्कआउट करना होगा। तो आइए क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन के सोल्यूशन पे हम लोगों को फोकस करना है। इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन पे हम फोकस करोगे। आप 3 ग्रुप्स आपके पास दिया हुआ है, तो पहले तो आप लिखोगे क्या, नल हाइपोथेसिस आपको लिखना है, नल हाइपोथेसिस। पूरा कंसेप्ट ही आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट। नल हाइपोथेसिस क्या लिखते हो, H0 हो गए, 3 मीन हो जाएंगे, μ1 μ2 और μ3। फिर दूसरा आपका क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपका क्या H1 होता है और ये जो होगा μ1 नॉट μ2 नॉट μ3 होंगे। क्लियर हुआ। अब आपके पास जो ग्रुप दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। तो 3 ग्रुप्स आपके पास हैं, A B C। तो चलिए इन तीनों की बात करते हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 7 है, 5 है, अंदर क्या है 7 5 11 8 9 11 8 9। अनदर सेकेंड ग्रुप में क्या है 10 10 8 9 10, दैट इज इंपॉर्टेंट, और 10 8 9 और 12 and 11 एंड नेक्स्ट 9 11 14 9 11 14 और 10 and 16। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका प्रॉब्लम्स है इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आपको मैंने जब फोकस आउट किया, ये डेटा चेक कर लिए, 7 5 11 8 9 7 5 11 8 9 10 8 9 12 and 11 and 9 11 14 10 and 16। ओके, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इनका सम निकालना है। तो एक कॉलम्स के थ्रू काम करेंगे। तो यहाँ एक कॉलम बनाएंगे आप, इसका टोटल का, इसका बनाएंगे टोटल का। अब इनको ऐड करना है, तो इसको आप पहला कॉलम होता है इसको C1 लिखते हैं, ये C2 हो गया, C3, मतलब समेशन ऑफ C1 को फाइंड करना है। तो ऐड कर लीजिए, 7 5 12 हो गया, 5 12 12 11 कितना हो जाएगा, आप ध्यान रखो, 12 और 12 12 11 23 हो गया, 8 हो गया आपका 31 और 9 40। ठीक, यहाँ पे देखिए 10 8 18 18 9 27 27 और 12 कितना 39 और अनदर ऐड कर दिया 11, तो हो गया आपका 50। और यहाँ पे हो गया 11 9 20 20 और 14 कितना हो 34 34 44 एंड 16। तो समेशन ऑफ C3 आ गया आपका 60। यहाँ पे टोटल की बात कर लेंगे T, तो इन सबको ऐड कर देंगे 50, ये हो गया आपका जैसे 60, तो ये हो गया आपका 60 100 150 T। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, दिस इज द इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट आपने क्या कर लिया, सम कर लिया और उसका टोटल फाइंड कर लिया। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वर्क करने का प्रयास हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो ध्यान से समझिए, एक एक पैटर्न को समझिए आप और कोशिश करिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, तो टी की बात करते हैं। टी पहला पॉइंट्स आता है आपका ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटल मतलब टी फाइंड कर लिया 150, ये आपका निकल। एन की बात कर लीजिए, एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, हर एक में 5 5 हैं, तो 5 5 हैं, तो मतलब 1 2 3 4 5 3 15।
तो n का मान हो जाएगा आपके पास 15। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है आप हमारे पास करेक्शन फैक्टर फाइंड करते हैं। जैसे तो फाइंड क्या करते हो आप, करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है टी स्क्वायर अपॉन एन, टी स्क्वायर अपॉन एन। तो सीधा सीधा आपका टी स्क्वायर अपॉन एन मतलब 150 स्क्वायर अपॉन 15। तो इसको डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा टोटल 1500 आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन एन, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर। दूसरा आप टी स्क्वायर अपॉन एन फाइंड आउट हो गया, करेक्शन अपॉन करेक्शन फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या फाइंड करते हैं, टी एस एस। तीसरा जो है टी एस एस को फाइंड करना है, टोटल सम स्क्वायर। तो टोटल सम स्क्वायर आप जानते हो ए आई जे का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एन होता है। इट मीन्स जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं उनका स्क्वायर करके आपको ऐड करना है। तो सिंपल कॉलम, एक एक कॉलम पकड़िए आप, जिससे कि कोई भी डेटा मिस ना हो। हर एक डेटा को बहुत ही बारीक से आपको करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दिस इज द 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड मैं डेटा यहाँ दे लिखूँ प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देखिए ये पहला कॉलम्स हो गया। ये जो आपका पहला कॉलम है स्टूडेंट, इसके सभी एलिमेंट का सम स्क्वायर करके सम, फिर 10 8 9 प्लस आपका आ जाएगा 10 का स्क्वायर दूसरे कॉलम में प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है 12 एंड 11, 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। दूसरा कॉलम से यहाँ पे पकड़ लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह तीसरा पकड़ेंगे और फिर एक एक करके सम करेंगे। प्लस तीसरे में बात कर लीजिए, तीसरा आपके पास देखिए क्या है, मेरे पास है तो वहाँ से लिख ले रहा हूँ। 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1500। तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये और ये, इनको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ये 1604 और माइनस 1500। ये ध्यान रखिए, कैलकुलेट कर लीजिए आप वर्क करके, आपके पास कैलसी में कैलकुलेट करना होता है तो आराम से कर सकते हैं। तो दैट इज द 104, इसकी वैल्यू आ गई टीएसएस की, ठीक है। टीएसएस की वैल्यू आ गई 104। चौथा पॉइंट क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, सीएसएस को फाइंड करना है, सीएसएस। तो समेशन ऑफ C1 होल स्क्वायर अपॉन N1 समेशन ऑफ C2 होल स्क्वायर अपॉन N2 प्लस समेशन ऑफ C3 होल स्क्वायर अपॉन N3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन N। अब N1 N2 N3 क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले आपको बताया था उस पर्टिकुलर कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं। तो समेशन ऑफ C1 की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, कितना है 40 है। और इस कॉलम में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने 5 एलिमेंट्स हैं। सेकंड कॉलम में भी 5 एलिमेंट है, थर्ड कॉलम में भी 5 एलिमेंट है, 40 50 एंड 60। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे 40 का स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 50 स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 60 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1500। ये दैट इज द इंपॉर्टेंट की। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, दिस इज द इंपॉर्टेंट सीएसएस। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो टोटल आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1540 और माइनस 1500। इस वाले पार्ट को, इतना पार्ट आप सॉल्व कर लीजिए, कैलसी में आ जाएगा 1540 और 1500। जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है तो आप इसको आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इसको कैंसिल करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा इतना। तो ये आ गया 40, कितना आ जाएगा सीएसएस की वैल्यू आ जाएगी 40। क्या आएगा बेटा, सीएसएस की वैल्यू कितनी आएगी 40 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है किसकी, ईएसएस की, एरर सम स्क्वायर। एरर सम स्क्वायर, तो इसको वैल्यू कैसे निकालते हैं, टीएसएस माइनस सीएसएस। तो एरर कितना है 104 था, टीएसएस माइनस 40 कर लिया तो कितना आ जाएगा आपका 64। ईएसएस की वैल्यू आ गई आपके पास 64 आ गया, ठीक है। यहाँ से 4 हो गया और 10 में से 60। अब आपको टेबल बनाना है, एनोवा वन वे टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल पे ही सारा काम है। टेबल, तो टेबल में सबसे पहला आपका क्या होगा, एस बी आएगा, सोर्स ऑफ वेरिएंस। दूसरा एसएस आएगा, तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, चौथा आपका आएगा एमएसएस और पांचवा आएगा एफ रेशियो। ये आपके पास वर्कआउट है। बिटवीन सैंपल पहला, ठीक, और दूसरा यहां पे लिखेंगे ड्यू टू एरर, ड्यू टू एरर या विद इन सैंपल, जो भी लिखना है आपको, विद इन सैंपल या ड्यू टू एरर।
इसको क्या लिखते हैं आप, CSS लिखेंगे, और CSS की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है स्टूडेंट, कितना फाइंड किया 40, तो यहाँ पे 40 आ जाए। ESS की वैल्यू आपके पास कितनी है 64। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होता है C-1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं क्वेश्चन में, आपके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो ये 3 कॉलम्स हो जाएंगे, मतलब C-1, सो 3 - 1 इट मीन्स 2। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है N-T, तो 15 - 3 इट मीन्स 12। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 12 हो गया, 15 - 3। अब आते हैं MSS और इसके फोकस आउट पॉइंट्स पे। MSS हमारे पास क्या होगा, तो जो कि MSS और कॉलम के थ्रू C हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा C-, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, CSS में से तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करना है, मतलब 40 / 2 दैट इज द 20। ठीक है, क्लियर हुआ, 20 आ जाएगा। अगला MSSE, तो क्या होगा, इसके में आप डिवाइड करोगे 64 में, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 से डिवाइड करना है, तो हो गया 12 × 5 = 60, 5.33 समथिंग, 5.33 आ जाएगा। अब F रेशियो की बात करेंगे, तो F रेशियो क्या होगा, इनका आपस में रिलेशन, इनका डिवीजन, आपस में डिवीजन, मतलब 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5.33। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लिया, कितना आ जाएगा 3.75, 3 पॉइंट कितना आता है 75, कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो F रेशियो जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है वो आपने फाइंड आउट कर ली, किसकी कैलकुलेटेड वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली स्टूडेंट। अब अगर कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, तो अब आपको रिजल्ट के बारे में फोकस आउट करना है। तो आइए रिजल्ट, तो सबसे पहले कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी आपकी, इसकी फाइंड आउट कर ली, तो इसको आप राइट अप कर लीजिए, कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, तो FCAL आपका आ गया 3.75। ओके, अब टेबुलर वैल्यू, टेबुलर वैल्यू F अल्फा हम जानते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ F। हमने पहले बात की थी C-1 और N-, C पे हमको देखना है F, C- मतलब 3 - 1 और यहाँ पे 15 - 3, तो दैट इज द F212। और F212 पर क्वेश्चन की वैल्यू ऑलरेडी आपको देखो क्वेश्चन में ही गिवन है, प्रॉब्लम में आपको गिवन है कितना 3.88, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 3.88 क्या है ये F अल्फा। ठीक है, F अल्फा को F.05 भी लिख सकते हो आप, जैसे लिखना हो, इससे टेबुलर वैल्यूज है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, वी कैन सी हियर कि जो कैलकुलेटेड है वो टेबुलर वैल्यू से लेस देन है, कैलकुलेटेड वैल्यू है टेबुलर वैल्यू से कम है या लेस देन है, तो इस केसेस में H0 आपका क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, सिंपल। तो क्लियर है आपका कि F कैलकुलेटेड जो है वो लेस देन है F अल्फा से। F अल्फा मीन्स टेबुलर वैल्यू, टेबुलर वैल्यू से कम है, इट मीन्स हियर H0 इज एक्सेप्टेड, H0 इज एक्सेप्टेड। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो फंडामेंटल समझेंगे। जब हम अगले और भी टॉपिक पे बात करेंगे तो इसका एक और मेथड होता है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड से हम लोग कैसे करेंगे उनको भी समझने का प्रयास करेंगे, बट अभी हम नॉर्मल तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको कैसे करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडामेंटल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा है, तो इसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। तो चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी थोड़ा ये ध्यान रखना, द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन इन केजी ऑफ 3 वेराइटीज फर्स्ट सेकंड थर्ड वेट सो इन 12 प्लॉट। ठीक है, वेराइटी 1, वेराइटी 2, वेराइटी 3 आपको दिया है 14, 16, 18, 14, 13, 15, 12, एक में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5। तो नंबर ऑफ प्लॉट्स ये आपको दिख रहे हैं, इसलिए इसको लिया है क्योंकि अलग अलग है, ऊपर वाले में लिया बराबर थे, यहाँ पे अलग अलग है। पहला वेराइटी 1 3 प्लॉट्स में लगाया गया, वेराइटी 2 4 प्लॉट्स में, वेराइटी 5 5 प्लॉट्स में, 3 जो है 5 प्लॉट में इंप्लीमेंट किया गया। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 वेराइटीज गिवन द टेबुलर वैल्यूज एंड समथिंग, मतलब अगर H0 एक्सेप्ट होगा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, H0 रिजेक्ट होगा तो उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। समझ में आई बात आपको। तो अब क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले जब इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन आपको दिखे
तो सबसे पहले इसको कॉलम में लिखना है। ये कैसे लिखा है? रो में लिखा है। कॉलम में आएंगे वैरायटी 1, वैरायटी 2, वैरायटी 3, उसके बाद वर्कआउट। तो सबसे पहले यहाँ तो आप जो सॉल्यूशन का पार्ट होगा, सॉल्यूशन में हम लोग पहला स्टार्टेड क्या करते हैं? नल हाइपोथेसिस से करते हैं। तो आपको क्वेश्चन को लिखना है नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इसमें कोई समझौता नहीं है, प्रोसेस आपका सेम होना है। μ1 फिर μ2, 3 वैरायटीज है तो μ1 μ2 μ3। अगला स्टेप क्या होगा? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 होगा और μ1 नॉट μ2 नॉट μ3। ये आपके पहले बेसिक कंसेप्ट। अब आपको इस जो भी क्वेश्चन दिया है उसको वैरायटी 1, वैरायटी 2 उसको लिखना है कॉलम फॉर्मेट में। तो वैरायटी 1, वैरायटी 2 और वैरायटी 3, तीनों को कॉलम फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला कॉलम्स में कितने एलिमेंट है? 14, 16, 18। तो दैट इज द 14, 16, 18। दूसरे में क्या क्या आपके पास है? 14, 13, 15, 14, 13, 15 एंड 22। कोई दिक्कत नहीं। तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में देखिए 18, 16, 19, 19, 18, 16, 19, 19 एंड 20। दैट इज द 20। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आपकी वैरायटीज है, तो इसको आप इस फॉर्मेट में, कॉलम फॉर्मेट में लिख लेंगे। समझ में बात आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, कॉलम में लिखना है। फिर आगे जाकर के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि रोज फॉर्मेट में ये सॉल्व नहीं होगा। समझ में आई बात आपको? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? टोटल। तो पहला समेशन ऑफ C1, पहला कॉलम है, इसको लिखेंगे C1, ये C2 और ये आपका C3। तो ऐड कर दीजिए। 16 और 14 कितना हो? 30 और 18 ऐड कर देंगे तो 48 हो जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसको ऐड कर दिया 13, 14। तो देखिए 4, 3, 7, 5, 12, 2, 14 और 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 64 समेशन ऑफ C2। और यहाँ पे समेशन C3। 8 से 14, 9, 23, 23 और 9, 2, 23, 9 मतलब हो गया 32 और 4, 2, 6, 3, 9, 92, 92 आ गया। और इसमें टोटल कर लेंगे तो टोटल आ गया आपका 204। ऐड कर लीजिए। 8, 4, 12, 2, 14 और 6, 4, 10 और एक 9, 19 और एक 20। ये आ गया आपका 204। ये आपका 204 की कहानी आ गई, मतलब टोटल हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब अगर टोटल फाइंड आउट हो गया है तो अब इस पे क्वेश्चंस को आराम से हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास करेंगे। C1 फाइंड आउट होगा, C2 फाइंड हो गया, C3 फाइंड आउट हो गया। अब पहला स्टेप टोटल हो गया, दूसरा करेक्शन फैक्टर, फिर तीसरा स्टेप बाय स्टेप वर्क। ठीक है, तो चलिए पॉइंट आउट आपको सबसे पहले करना है। तो फर्स्ट आपका ने T फाइंड कर लिया, टोटल फाइंड कर लिया 204। अब दूसरा क्या फाइंड करना है? करेक्शन फैक्टर। तो दैट इज द दूसरा फाइंड करना है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर दिस इज T स्क्वायर अपॉन n, जिसको कहा जाता है दैट इज वैल्यूज द T स्क्वायर अपॉन n फाइंड करना। तो 204 का होल स्क्वायर अपॉन n की बात करेंगे तो n देखिए हमारे पास कितना है स्टूडेंट? 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे है और टोटल हो गए 12। ठीक है, तो टोटल n की वैल्यू हमारे पास जो है, स्मॉल n की वैल्यू है वह 12 है। तो दैट इज डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, और दिस इज T स्क्वायर अपॉन n। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमने कैलकुलेट कर लिया तो है मेरे पास 3468। 3468 कैल्सी में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आइए कैलकुलेटर ले लेते हैं। दिस इज द कैलकुलेटर जो हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग हम इस पे फोकस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 204 है, 204 इंटू 204 हो गया और डिवाइडेड बाई जो हमारे पास आएगा 12। तो 3468, 3468 इसकी वैल्यू आ गई आपकी, इस टेबल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है TSS फाइंड करना है। TSS
टोटल सम स्क्वायर, इसको लिखते हैं समेशन ऑफ aij होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। अब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना है, एक एक कॉलम को पकड़ लेते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले कॉलम्स में आपके पास है 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो हम लोग ने यहाँ पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास है ना, 14 16 ये सभी एलिमेंट, तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर। प्लस सेकंड में आपके पास है 14 13, तो 14 का स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। थर्ड में आपके पास है 18 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और माइनस 3 4 6 8। ये आप यहाँ से वर्कआउट करेंगे। तो जैसे इसको कैलकुलेट करोगे आप TSS, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स मिलेगा उसको ध्यान रखना है आपको। टोटल आपका 84 आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। इस जो पूरे पार्ट पोर्शन को आप कैलकुलेट करो तो 84 आपका रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, CSS का आता है। तो CSS क्या होता है, समेशन ऑफ C1 का होल स्क्वायर अपॉन N1 प्लस समेशन ऑफ C2 का होल स्क्वायर अपॉन N2 प्लस समेशन ऑफ C3 का होल स्क्वायर अपॉन N3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन N। ये आपका करेक्शन फैक्टर वाला कंसेप्ट। अब C1 C2 C3 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स में है और हर एक कॉलम में एलिमेंट जो है अलग अलग है, तो N1 N2 N3 की भी अलग वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। इस पॉइंट को जरूर रिमेंबर रखिए। तो दैट इज द C1 हमारे पास क्या है, देखिए 48 है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट N1 की बात करेंगे तो N1 कितना है, 3 है। N2 की बात करोगे तो 4 है। N3 की बात करेंगे तो 5। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 48 64 एंड सो ऑन, तो दैट इज द 48 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस अगला क्या है आपका 64 का स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस हो गया 92 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 4 6 8। दैट इज द क्लियर कंसेप्ट ऑफ पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को आप इसको सॉल्व करिए और इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको KLC में आप कैलकुलेट कर लो तो वैल्यू आती है हमारे पास 16.8 आता है। कैलकुलेट करिए 16.8, दिस इज द वैल्यू ऑफ CSS। ठीक है, कैलकुलेशन देखो आपको करना है, KLC में आप इसको नॉर्मली करो, आप बहुत बेसिक फंडामेंटल के साथ इसको आप कर पाओगे और कंसेप्ट है, एक एक पॉइंट को आप कैलकुलेट करते जाओ, बारीक से ध्यान से करना है, गलत नहीं करना आपको। क्लियर हुआ? चलिए आइए, अब आपकी बारी आती है किसकी, ESS की। ESS क्या होता है बेटा, TSS माइनस CSS। तो दैट इज द, ये 84 है माइनस 16.8 है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे 0.2 हो जाएगा और फिर यहाँ बचा 13 6 7 67.2, इसकी वैल्यू आ गई ESS की, एरर सम स्क्वायर। ठीक है, दैट। अब सारी वैल्यू आपने फाइंड कर ली, अब आपको क्या बनाना है, टेबल। कौन सा, एनोवा जो टेबल 1 वे है उस पर बात करते हैं। 1 वे टेबल एनोवा की फोकस आउट करना है आपका। पहला पॉइंट्स जो आपका बनता है सोर्स ऑफ वेरिएंस SB, दूसरा बनेगा SS, तीसरा बनता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, चौथा बनेगा MSS, पांचवा बनेगा F रेशियो। बस, तो अब पहला जो है इसकी बात करते हैं, तो इसको लिखते हैं हम लोग बिटवीन सैंपल। ठीक है, और दूसरा लिखते हैं विद इन या ड्यू टू एरर। ठीक है, विद इन सैंपल और ड्यू टू एरर। सोर्स ऑफ वेरिएंस क्या है, सम ऑफ स्क्वायर क्या है, इसका है CSS है और इसका क्या है ESS है। तो ये आपका कितना है 16 पॉइंट, आई थिंक हम लोगों ने कितना फाइंड किया, 16.8 फाइंड आउट हुआ है, देख लेते हैं 16.8। और ये आपका कितना है 67 पॉइंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, कितने कॉलम्स हैं, C-1 होते हैं, कॉलम 3 है तो 3-1 is 2। यहां पर टोटल एलिमेंट्स कितने, N-C होता है, तो दैट इज द 12-3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 2 and 9, μ1 and μ2, दिस इज द μ1 और दिस इज μ2। MSS की बात करेंगे
बहुत ध्यान से वर्क करना है आपको, क्योंकि इस कॉलम के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे MSSC, इसमें से इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना है, ध्यान रखना है, दिस इज 16.8 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द 8.4, और यहाँ पे MSSE एरर के थ्रू काम कर रहे हैं, इसमें से इसको डिवाइड करना है 67.2 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 सते 63, 7 पॉइंट जो आपका आ जाएगा 46, 7.46। एफ रेशियो की बात करेंगे, एफ इसमें और इसमें इसको आपको डिवाइड कर देना है, तो सिंपल 8.4 डिवाइडेड बाई 7.46, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या रिजल्ट्स मिलता है, 8.4 डिवाइडेड बाई 7.46, 1.126, ये एफ की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई? एफ की वैल्यू, एफ 1.126। क्लियर हुआ? अब आपको क्या समझना है, एफ की वैल्यू निकल गई, इट मीन्स ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है, टेबुलर वैल्यू आपको देखनी है, टेबुलर वैल्यू से हम लोग काम करेंगे और फोकस करेंगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एफ कैलकुलेटेड आपका निकल गया 1.126, टेबुलर वैल्यू देखो, एफ अल्फा, इसको क्या देखते हैं, एफ ब्रैकेट C-1 और N-C पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखते हैं। एफ अल्फा यहाँ पे C-1 मतलब 3-1 और यहाँ पे हो गया 12-3, तो दैट इज द एफ ऑफ अल्फा। इसको लिखते हैं हम, इस हो गया एफ, लिखेंगे यहाँ पे F29 मतलब ये μ1 और ये μ2, ठीक है। तो 29 पे वैल्यूज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट टेबल में अगर आपको देखना है तो उसको भी देख सकते हो आप। क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है कितना, 4.26, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लिया 4.26। अब आपको अगर इसको टेबल में देखना है तो देखो, हमने सबसे जब ऊपर बात की थी तो यहाँ पे आपको टेबल दिखाया था, इस टेबल में कैसे चेक करना है, ये रहा टेबल। देखो इस टेबल में आपको इस वैल्यू को चेक करना है कि 2 पर 6 आपको देखना है, ध्यान से समझो आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए 2 आपका है, यहाँ पे है, अब यहाँ पे 6 देखना है, 6 यहाँ पर है, ये कॉलम है, और इस पे देखना है आपको कितना, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यूज को देखनी है, सॉरी 9 पे देखना, नॉट 6 पे देखना, 9 पे देखना, ये 9 है, 9 पे। तो देखिए यहाँ पे 9 पे 5% 4.26 है, ठीक है, ये वैल्यूज आपको दिया हुआ है 4.26। यहाँ पे इस 2 के सीध में देखिए ये वैल्यू दी है 9% लेवल ऑफ 9 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये μ1 है आपका और इधर μ2 है, तो 9 पर कितना दिया है, 4.26 वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये टेबुलर वैल्यू आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं हम क्वेश्चन की वैल्यूज को। अगर आपको टेबल नहीं दिया है तो आप इस वैल्यू को यहाँ से देख लेंगे। अब क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो वर्कआउट है आपके क्वेश्चन का पार्ट जो दिख रहा है, कि जो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड जो आपके पास है, ये कैलकुलेटेड जो वैल्यू है इस टेबुलर वैल्यू से कम है, इट मीन्स H0 इज एक्सेप्टेड, ठीक है। ये क्लियर है कि F जो कैलकुलेटेड है वो लेस देन है F अल्फा से, इट मीन्स H0 इज एक्सेप्टेड। तो जो क्वेश्चन में आपसे आस्क किया है स्टूडेंट, उसी को आपको लिख देना है। जो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, उसके बारे में बात कर लो। कह रहा है कि इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ 3 वेराइटीज? नो, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। वी कंक्लूड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस सिग्निफिकेंस या देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 वेराइटीज, ठीक है। जो क्वेश्चन हुआ ये आपका कंक्लूजन, आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो कि हमारा कंक्लूजन क्या निकला है, कि आपसे पूछ रहा है क्या उनके सिग्निफिकेंस में डिफरेंस है वैरायटी के अनुसार। आपका क्या है, H0 एक्सेप्ट हुआ, इट मींस कोई भी डिफरेंसेस नहीं फाइंड आउट होगा। समझ में आ रही बेटा आपको, क्या कोई भी डिफरेंसेस फाइंड आउट नहीं होगा। तो आप रिजल्ट्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 वेराइटीज। तो इसी तरह के कंसेप्ट बेस हम लोग क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा मैं। इसी टाइप के क्वेश्चन को ANOVA 2A से
उसके बाद हम लोग कोडिंग मेथड का यूज करके कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे उस पर भी बात करेंगे कि कोडिंग मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं और वर्कआउट कैसे होता है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दे। वीडियो के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन में एक मिस्टेक्स हुआ है, उसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ। जो सिंबल है, ये सिंबल जो आपका कहते हैं ये न्यू1 और न्यू2 होता है, म्यू1 म्यू2 नहीं होता है। तो मैंने जो कैलकुलेशन सॉल्व किया है उसमें हमने म्यू1 म्यू2 कहा है, वो गलत है। आप इसको न्यू1 एंड न्यू2 आप समझेंगे, ठीक है। न्यू का सिंबल है, न्यू1 एंड न्यू2 है। दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपका यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आपका न्यू1 है और ये आपका क्या है, न्यू2 है, नॉट म्यू1 म्यू2। ये आप समझिएगा। जैसे हम लोग टेबल जो वैल्यू हमारी है उसमें भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, दैट इज द टेबल। ये जो आपके पास है इसमें ये जो वैल्यू आप लिख रहे हो, ध्यान से इस पॉइंट को समझ लीजिएगा और सिंबल पे फोकस कर लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो मैंने बोला है वो गलत है। यहाँ पर ये देखिए सिंबल दिया है, दिस इज द न्यू1 एंड ये न्यू1 एंड न्यू2 है, ठीक है। म्यू1 म्यू2 नहीं है, सिंबल का क्या नाम है, न्यू1 एंड न्यू2, ठीक है। तो ये एक मेरा मिस्टेक था, इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ। तो आप समझिएगा, सिंबल जो मैंने म्यू1 म्यू2 बोला है वो सही नहीं है, उसके रिप्लेस पे क्या होगा, न्यू1 एंड न्यू2 होगा। सो टेक केयर, थैंक यू।